अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। बांग्लादेश में काफ़ी महीने से जारी जो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर हैं साबिक हसीना वाजिद, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल का इख्तिताम हुआ और आज फ़ैसला सुना दिया गया है। बांग्लादेशी जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है उसने हसीना वाजिद को 5 इल्ज़ामात के ऊपर मुजरिम करार दिया है और उम्र कैद और सज़ाए मौत के फ़ैसले सुनाए हैं। अब गुज़श्ता साल जुलाई से अगस्त तक जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट होते रहे पूरे मुल्क के अंदर, उसके नतीजे में एक लाइव ट्रायल चला, बड़े महीनों से ट्रायल चला और उसके बाद ये जो सज़ा आई है इसने कई सवालात को भी जन्म दिया है। गो के जिस तरह से सारा का सारा मामला चला, उसको शेख हसीना वाजिद सवाल उठाती हैं, उसके ऊपर उसको रद्द करती हैं और कहती हैं ये सिर्फ़ एक ढोंग है। लेकिन जो बांग्लादेशी अदालत है उसने न सिर्फ फैसला सुनाया है बल्कि वो ये इरादा भी रखता है कि शेख हसीना वाजिद जो कि अगस्त से अब तक भारत में मुकीम है, उनको वापस बांग्लादेश लेकर आया जाए और इन्फोर्स करवाया जाए इस सज़ा को। भारत का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है और भारत कहता है कि जी हमसाया मुल्क में यानी बांग्लादेश में अमन, इस्तेहकाम और जमहूरियत के लिए तमाम फरीकैन से इंगेज करेंगे। अब बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं इसके बाद, जहाँ सियासी कानूनी सवालात हैं वहाँ इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, भारत में क़याम पज़ीर हसीना वाजिद को क्या बांग्लादेश मजबूर कर सकेगा कि वो वापस आएँ बांग्लादेश भारत से, यानी भारत उनको हवाले करे बांग्लादेश के और फिर उनको सज़ा हो। इस सवाल से शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, सोहेल वड़ायत साहब, मोहम्मद अली साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। सर, पहले तो थोड़ा सा ये समझाइएगा कि हसीना वाजिद साहिबा का स्टेटस इस वक्त क्या है भारत के अंदर? क्या वो वहाँ पर फॉर्मली कोई असाइलम लिए हुए हैं? क्या इस पोजीशन में भी हैं कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है? एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन है क्या? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, मैं समझता हूँ जिस तरह आपने अपने इब्तदाई कलमात में कहा, इसकी कई एतबार से बहुत हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। सिंबॉलिक भी है, लीगल भी है, पॉलिटिकल भी है, जियो पॉलिटिकल भी है। तो चलें दो एस्पेक्ट्स इसके देख लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्विकली मैं एक्सटर्नल बता देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब तकरीबन 50 साल की जो भारत की इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो हेट्रेड में उन्होंने एक पूरी 2 नस्लें तैयार की थी, मौजूदा यूथ ने शायद उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हसीना जो थी वो अलमबरदार थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक बीज बोने में, उस एजेंडे को प्रमोट करने में। दूसरी बात ये थी कि एक अगर जियो पॉलिटिकली देखा जाए तो बांग्लादेश हसीना के दौर में यूं लगता था कि एक इस खित्ते में भारत की एक प्रॉक्सी बन गया था और उसकी डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी जो थी वो बहुत ज़्यादा भारत के ज़ेर असर होती थी। तो अब जब से वो फरार हुई हैं अपने मुल्क से, तो उसमें एक नुमाया तब्दीली आप देख रहे हैं उनकी खारजा पॉलिसी में भी, दिफाई पॉलिसी में भी और ट्रेड रिलेशंस में भी। दूसरी बात यह है कि भारत के हवाले से जो उनके ताल्लुकात हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक तरह से तब्दीली आ गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर के लिहाज से जो इस सज़ा की अहमियत है वो ये है कि भारत ने अब ये फैसला करना है। भारत की एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 2013 की मौजूद है बांग्लादेश के साथ। तो और भारत को भी मैं बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश जो उनके वांटेड लोग हैं, जिस तरह एक यूएलएफए के लीडर थे अनूप चीतिया, उनको इन्होंने एक्स्ट्राडाइट भारत किया था। तो बांग्लादेश ये हक बजानिब है इस 2013 की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत रिपैट्रिएशन ऑफ हसीना के हवाले से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि भारत ने ये फैसला करना है कि क्या उसने मौजूदा जो बांग्लादेश की हुकूमत है और मुस्तकबिल में उनके साथ एक खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करने हैं और उनके कानून और उनकी सफारती जो डिमांड्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, या उन्होंने अपने प्रॉक्सी को प्रोटेक्ट करना है इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और आखिरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा एक मैसेज डोमेस्टिक लेवल पे भी है कि बुनियादी तौर पे हसीना का मुल्क से फ़रार होना जो है ये साबित करता है कि उनकी नौजवान नस्ल ने, उनकी फ़ौज ने, उनकी अदलिया ने जो जुल्म और ज़्यादती और तशद्दुद की पॉलिसी थी उसको रिजेक्ट किया है। और अब अगले साल जो है इलेक्शंस जो 26 में होने वाले हैं
उसमें ये तवक्को की जा रही है कि हालांकि काफ़ी उम्र रसीदा हैं खालदा ज़िया, लेकिन शी इज़ अ टॉप लीडिंग कैंडिडेट जिनकी रिटर्न के हवाले से तवक्कुआत जाहिर की जा रही हैं। तो बुनियादी बात मेरी ये है कि भारत ने ये फैसला करना है और ये मैसेज दीगर ममालिक के लिए भी है ठीक है। जो भारत के ज़ेर असर अपने अवाम के ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनके राइट्स उनको डिनाई करते हैं और उनके ग्रीवेंसेस उन कंसर्न्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो अफगानिस्तान हो। और क्या भारत जो है अपने एक प्रॉक्सी को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा अहमियत समझता है, देता है, या एक रियलिटी को वो एक्सेप्ट करते हैं कि इस वक्त की उनकी नौजवान नस्ल, उनकी क़यादत, उनकी रियासत जो है वो अब एक जिसको क्रिमिनल वो कन्विक्ट कर चुके हैं, 1400 से ज़्यादा शहादतों के उनको मुर्तकिब पाया गया है, तो उसका एहतराम करते हुए क्या उनको वापस करते हैं या वो अपने प्रॉक्सी को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा अहमियत देते हैं, बांग्लादेश के मुस्तकबिल के हवाले से खुशगवार और पुरअमन ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू करना चाहते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा सर, ये सज़ा सियासी तौर पर बांग्लादेश के लिए तो जो इम्प्लिकेशंस रखती है, आपको क्या लगता है भारत के लिए ये कितनी अहम है? क्या अब भारत के लिए बड़ा इम्तिहान है कि वो अगर रखता है, पनाह देता है हसीना वाजिद को, वो भी मसला, और अगर एक्स्ट्राडाइट करता है या मजबूर हो जाता है तो वो भी मसला? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि गालिबन मोमन खान मोमन साहब का शेर है कि उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। आसान लफ्ज़ों में अगर इसका खुलासा और समरी आपके सामने रखूं तो मतलब अपने जाल में खुद ही हसीना वाजिद आ गई हैं। मतलब जो किया वो भुगतना पड़ रहा है, मतलब जो बीजा वो काटना पड़ रहा है, मतलब जैसा किया वैसा भरना पड़ रहा है। मैडम शेख किसी की गिनती या शुमार में है कि कितनी फांसियां दी हसीना वाजिद ने ज़ाहिरी और बातनी यानी सामने और खुफिया तौर पर? कितने बेगुनाह और मासूमों को फांसी घाट पर पहुंचाया हसीना वाजिद ने? खुद मुद्दई, खुद वकील, खुद अदालत, खुद जज, और कितनी जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, कितने लोगों के प्यारों को छीन लिया हसीना वाजिद ने। किसी को याद है मैडम शेख कितने अंधे कत्ल करवाए हसीना वाजिद ने, कितने घर उजाड़े, कितना जुल्म किया? हालत ये थी मैडम शेख कि ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेना वहां गद्दारी थी, बल्कि 1971 में जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान टूटने की मुखालफत की थी वो भी बाद में गद्दार ठहरे। और सिर्फ जो वहशतो बर्बरियत जमात इस्लामी पर ढाई हसीना वाजिद ने और 80-80, 90-90 साल के बुजुर्गों को फांसियां दी, और फिर उसके बाद सियासी मुखालफीन को जिस तरह कुचला और सियासी इख्तलाफ को जिस तरह जुर्म बना दिया, और फिर जो जुल्म किए तलबा मूवमेंट पर, किसी की गिनती या शुमार में आ सकता है? बेशुमार कत्ल किए हसीना वाजिद ने मैडम शेख। और मुझे नहीं लगता कि भारत हवाले करेगा, मुझे नहीं लगता कि भारत अपनी प्रॉक्सी को या अपने एजेंट को हवाले करेगा, और मुझे नहीं लगता कि भारत किसी इम्तिहान में होगा, और मुझे नहीं लगता कि भारत पर कोई इतना दबाव डाला जा सकेगा कि हसीना वाजिद को हवाले किया जा सके। मगर मेरी ख्वाहिश है मैडम शेख, हसीना वाजिद को बांग्लादेश लाया जाए, इन पर एक नहीं सैकड़ों कत्ल इन्होंने करवाए हैं, उस पर मुकदमे चलाए जाएं और इन्हें फांसी दी जाए, और इन्हें मैं तो कहता हूं कि किसी चौक में सरेआम फांसी दी जाए, और ये इबरत का मकाम बनाया जाए इन्हें कि किस तरह जब आप जुल्म करते हैं, जब और आप फिरौन बन जाते हैं और आप एक जमहूरियत का रास्ता लेके आते हैं और फिर आप सब कुछ कुचल कर रख देते हैं, तो इतनी आसान जिंदगी, या वैसे तो आप भी वो लम्हा बेलम्हा मर रही होंगी, लेकिन इतनी आसान नहीं, किसी जेल में मरना चाहिए और फिर जब मरने से पहले इनको फांसी देनी चाहिए। ओके भट्टी साहब, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करेंगे या नहीं?
कोई मैडम शेख कोई सियासी असरअंदाज इस खित्ते पे नहीं होगा। भारत जो है वो अपनी एक ताकत में है। भारत समझता है वो इस खित्ते का चौधरी है, गो के मार खा चुका है, लेकिन उसको बांग्लादेश की कोई परवाह नहीं कि कोई ताल्लुकात कैसे रहते हैं, ठीक रहते हैं या गलत रहते हैं। ठीक है। अच्छा सोहेल फरहाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये कहिएगा, बुनियादी सवाल के ऊपर तो आप यकीनन अपनी राय देंगे ही कि क्या भारत मजबूर कर सकता है हवालगी पे या नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा बताइएगा कि इस सज़ा का आना सियासी तौर पर बांग्लादेश की सियासत भी और भारत की सियासत भी किस तरह से उसके लिए अहम है? क्या भारत के लिए अब ये चैलेंज है कि ये वर्डिक्ट आने के बाद वो हसीना वाजिद के साथ क्या करे, जाने दे नहीं जाने दे, या फिर आप समझते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? मैं भट्टी साहब से इत्तफाक करता हूँ इस बात पर कि वो भारत उन्हें नहीं जाने देगा और उन्हें रिटेन रखेगा और बांग्लादेश की मुखालफत बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जहाँ तक हसीना वाजिद को सज़ाए मौत दिए जाने के फ़ैसले का तल्लुक़ है, मैं तो किसी दुश्मन को भी सज़ाए मौत देने के ख़िलाफ़ हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अगरचे मुझे हसीना वाजिद से ना कोई हमदर्दी है और ना मुझे उनकी पॉलिसियों से कभी इत्तफाक रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम दुनिया में बिलखसूस इस तरह के वाक़यात हुए हैं जब अदालतों ने फांसी की सज़ा सुनाई है या किसी को मौत की सज़ा सुनाई है। आपको पता है तुर्की के अंदर इदरान मिंदरिस जो थे उनको सज़ा सुनाई गई और फिर फांसी चढ़ाया भी गया, और इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी की सज़ा सुनाई गई और फिर फांसी चढ़ाया भी गया। दूसरी जो इस्लामी दुनिया के मुल्क हैं वहाँ पे जो है वो तख्ते उल्टे गए या जो है बादशाह जो हैं वो रुखसत किए गए या फ़ौज के जर्नैल रुखसत किए गए, तो वहाँ तो इस तरह हुआ। लेकिन वो मुल्क जो जिन्होंने जमहूरी रास्ता अख्तियार किया उनमें ये दो वाक़यात ही नुमायाँ हैं और जिसमें जमहूरी और सिविल अदालतों ने ये सज़ाएँ दी और इस तरह के वाक़यात हुए। मेरा ख़्याल है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। कभी भी किसी सियासतदान को आप इस तरह की सज़ाएँ देते हैं तो उसका डेफिनेटली जो है लंबा अरसा जो है और वो उसको उस लीडर को फ़ायदा होता है, उस अदालत को या सज़ा देने वाले को या उसको अंजाम तक पहुंचाने वाले को फ़ायदा नहीं हुआ। जिस तरह हसीना वाजिद ने जिन लोगों को सज़ाएं दी उनके नाम ज़िंदा हैं और लोग हसीना वाजिद को बुरा भला कहते हैं। इसी तरह आज अगर हसीना वाजिद को भी तख्ता-ए-दार पर लेके जाया गया तो हसीना वाजिद जो है वो फिर सुरखरू ठहरेगी और उसको फांसी पर चढ़ाने वाले जो हैं उनका नाम ठीक नहीं रहेगा तारीख़ में। लेकिन सर एक मज़लूम को जाबिर की तरफ से सज़ा देना और फिर एक ऐसी शख्सियत को जिसके ऊपर पहले ही बहुत सारे मुतनाज़े हैं, दूसरा उनके जो जराइम हैं वो सबके सामने और इंसानियत के ख़िलाफ़ किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ख़ास कर ये जो गुज़श्ता साल हुआ, क्या उसके मामले में भी आप ऐसे ही कहेंगे कि तारीख़ ऐसे ही देखती है? देखिए, एक तो ओवरऑल आपको पता है कि पूरी दुनिया की जो इंसानियत है उसके बेशतर ममालिक अब वैसे ही सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के ऊपर भी इस वक्त ये दबाव है कि कोई सज़ाए मौत न दी जाए। तो इसी तरह बाकी दुनिया में भी अब ये आहिस्ता आहिस्ता आम हो रहा है, इसलिए सज़ाए मौत की सज़ा भी आजकल तो गलत समझी जाती है। दूसरी बात यह है कि जो हमेशा जो मेरा हीरो है वो हो सकता है किसी का विलन हो। आज की हुकूमत बांग्लादेश की हमारी बड़ी पसंदीदा है और हसीना वाजिद जो है वो हमारी विलन थी और विलन है, लेकिन आने वाले दिनों में पता नहीं बांग्लादेश में वो दोबारा किसी की हीरोइन हो। सियासत ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाती है, बदलती रहती है। यही बांग्लादेश कल तक हमारा मुखालिफ था, हो सकता है आने वाले दिनों में इंडिया हसीना वाजिद के साथ ऐसा सलूक करे कि वो हमारे साथ खड़ी हो जाए। तो ये जो असूल होते हैं वो शख्सियात की वजह से नहीं बदले जाते। जो है असूल सबसे बुलंदतर होते हैं। शख्सियात आती जाती रहती हैं
और उनको उन शख्सियात जो है वो उनका कोई मुकाबला असूलों से नहीं। हसीना वाजिद के लिए हम अपने बैनुल अक़वामी और वो असूल जो हमने इंसानियत के लिए बनाए हुए हैं, चाहे उसमें वो विलन ही हो, चेंज नहीं किया जा सकता। दिलचस्प। अब रीमा उमर साहिबा से कानूनी राय भी इसके ऊपर लेते हैं। रीमा साहिबा, हमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा, अगेन जिस सवाल से शुरू किया था, इस वक्त हसीना साहिबा किस स्टेटस में की हैसियत से भारत में क़याम पजीर हैं? क्या वो अहम भी है? इस फैसले के बाद अमल दरामद हो सकेगा या फिर ये एक सिंबॉलिक फ़ैसला है? और आपने इस पूरे के पूरे ट्रायल को कैसा पाया? जी शुक्रिया लीना। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ सुहेल वड़ाइद साहब से। दुनिया में 140 से ज़्यादा ममालिक हैं जहाँ सज़ाए मौत नहीं होती, या अबॉलिश्ड है या वो मॉरेटोरियम है वहाँ सज़ाए मौत पे। तो हमारा ये जो आइडिया है कि जस्टिस का मतलब है कि आप फांसी चढ़ाएं, खुलेआम चौकों पे लटकाएं, ये अब ओवरऑल ज़्यादातर जो दुनिया है उसमें इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसको बहुत इंसानियत के ख़िलाफ़ समझा जाता है। तो चाहे जो अक्यूज्ड हैं, यहाँ पे कॉन्विक्ट हैं, चाहे उनके जुराइम जितने भी ग्रेव क्यों ना हो, मेरा ख्याल है इस प्रिंसिपल को आप होल्ड करना चाहिए कि सज़ाए मौत जो है वो ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए। और अगर आप किसी को और सज़ाएं भी दें, वो भी उनसे भी आप जस्टिस की तरफ पहुंच सकते हैं। दूसरी बात यह है अलीना कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल जो बांग्लादेश का, मैं इस पर अगर बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी। ये 1973 में इसका जो लॉ है 1973 में बना। इसका बुनियादी मकसद था कि जो 1971 बांग्लादेश के क्रिएशन के वक्त जो उनकी नज़र में वॉर क्राइम्स हुए और जो फैसिलिटेटर्स थे बांग्लादेश में, उनको सज़ाएं दी जाएं। ये ज़्यादा इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो सकी और 2009-2010 में अवामी लीग ही थी जिसने इस पर फिर से उन्होंने इलेक्शन भी, और उन्होंने काफ़ी उस पर बात करते थे कि हम इसको रिवाइव करेंगे, अदालत बनाएंगे, और उन्होंने अमेंड करके वो कानून ये ट्राइब्यूनल जो है इसको बनाया। और जैसे मेरा ख्याल है भट्टी साहब ने बात की, इस पर सज़ाएं भी हुई, ख़ास तौर पे जमात इस्लामी के लोगों को। इसके हमेशा से ये जो ट्राइब्यूनल है इसके कानून को बैनुल अक़वामी तौर पे ठीक समझा जाता है, लेकिन जिस तरह ये प्रैक्टिस में उस वक्त भी इस्तेमाल हुआ, बहुत से फेयर ट्रायल कंसर्न्स थे, बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं जो सामने आई, जो दिखाती थी हुकूमत की और जजेस की और बहुत ज़्यादा कलूजन थी। तो ये एक तरह से टेंट हो गए वो ट्रायल्स। और अब जो है इस ट्राइब्यूनल की जो जुरिस्डिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स भी ये देख सकता है। इस दफ़ा भी जो ट्राइब्यूनल है इसका एक बड़ा इशू जो ये है वो है इन एब्सेंशिया ट्रायल का। अब आप देख लें, शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश में नहीं है, वो अपने दिफा में कुछ कह नहीं सकी, वो भी अलेज कर रही हैं कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। जहाँ तक मुझे मालूम है हुकूमत की तरफ से जो डिफेंस उन्हें दिया गया, डिफेंस लॉयर, कुछ 4-5 हफ्ते पहले ही उनको केस दिया गया, और कुछ ख़ास उन्होंने परसू उस तरह से नहीं किया जिस तरह से दिफा का कि जो वकील जो आपका दिफा कर रहे होते हैं वो उनको करना चाहिए था। तो इन एब्सेंशिया जो ट्रायल्स होते हैं उनको दुनिया भर में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये समझा जाता है कि वो फेयर ट्रायल जो गारंटीज़ हैं वो पूरी नहीं करते। और शेख हसीना की अपनी कोई डिफेंस काउंसिल भी नहीं थे इन ट्रायल्स में, इस ट्रायल में। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और मेरा ख्याल है दुनिया भर में जब इस कन्विक्शन पे बात होगी, इस पे ज़रूर बात होगी। बांग्लादेश में वैसे ये आम है इन एब्सेंशिया ट्रायल्स, और लोगों को कन्विक्ट कर देते हैं, सजाएं दे देते हैं। जो पहले जमात इस्लामी के कुछ लोग थे उनको भी इन एब्सेंशिया सजा दी गई थी, सजाएं मौत दी गई थी, लेकिन दुनिया में इसको फेयर नहीं समझा जाता। तो ये मेरा ख्याल है एक बुनियादी बात है। दूसरा, अभी इस पे अपील की गुंजाइश है। ये जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल है, बांग्लादेश की जो अपीलेट जो उनकी सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट डिवीजन है उस पर अपील सुन सकता है। ये दूसरी बात है। तीसरी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इस एविडेंस काफ़ी ज़्यादा है। जो पिछले साल एक UN की ही रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग, जो दिखाती है कि हुकूमत, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी एजेंसीज वो मुलव्विस थे। जो 1400, एटलीस्ट UN की कैलकुलेशन है, 1400 लोगों को, प्रोटेस्टर्स को और लोगों को मारा गया जुलाई अगस्त में पिछले साल। उसमें बहुत ही शॉकिंग चीज़ ये है कि उसमें 13 से 14% बच्चे थे। और एक तो केस बहुत मेरा ख्याल है मीडिया में भी प्रोमिनेंट हुआ कि कैसे एक बच्चे को पॉइंट ब्लैंक मारा गया जो पथराव कर रहा था, उसको पॉइंट ब्लैंक मार दिया गया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुजालिम की इंतहा थी, लेकिन और उस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बल्कि जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल है, ये कुछ उनकी जो रैपिड एक्शन बटालियन है, बहुत ही
खौफनाक समझी जाती थी बांग्लादेश में, वो उनको और उनकी इंटेलिजेंस के कुछ लोगों को जबरी गुमशुदगी के लिए भी प्रोसिक्यूट कर रहा है। उनको अरेस्ट किया गया है और पहली बार बांग्लादेश में ट्रायल होगा जबरी गुमशुदगी के लिए लोगों का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अहमियत रखती हैं, चाहे अब आप ताकत में हो ना हो। मेरा ख्याल है इम्प्यूनिटी नहीं होनी चाहिए, एक खौफ होना चाहिए कि कभी ताकत से आप जा भी सकते हैं और आपके खिलाफ मुकदमे बन सकते हैं, आपका ट्रायल हो सकता है। इम्यूनिटी दोनों बहुत खौफनाक हैं जब इंसानी हकूक के पर्सपेक्टिव से। लेकिन ये 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगी, सजाए मौत की मुखालफत करूँगी, फेयर ट्रायल कंसर्न्स रेज करूँगी, और मेरा ख्याल है तीसरी चीज़ कि दुनिया में जिस तरह इसको देखा जाएगा उसमें शायद फेयर ट्रायल का जो एक एस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा बात हो। अच्छा, ये आपकी तीनों ऑब्जर्वेशंस बड़ी यहाँ में, लेकिन आपने भी जो बात की सजाए मौत से मुतल्लिक़, सुहेल साहब भी इसके ऊपर आई थिंक भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भट्टी साहब। पहली बात तो मैं बिल्कुल ही शक में हूँ कि उन्हें लाया जाए और उन्हें फेयर ट्रायल दिया जाए, हालांकि उन्होंने किसी एक बंदे को भी फेयर ट्रायल नहीं दिया, खा वो सियासी मुखालिफ हो, खा वो इख्तलाफ करता हो उनसे, खा वो सिविल सर्विस में हो, गवर्नमेंट की सर्विस में हो, सियासतदान हो। दूसरी बात, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कंपैरिजन बनते ही नहीं है कि तुर्की के सियासतदान या भुट्टो साहब का हसीना वाजिद से। सिर्फ अगर यूएनओ की रिपोर्ट हम देख लें और जिसका रीमा साहबा ने बताया कि उसमें हुकूमती आशीर्वाद शामिल थी और 1300-1400 कत्ल हुए। और आखिरी बात मैडम शेख, बहुत अच्छी बात है, 140 मुल्कों में फांसी की सज़ा नहीं है, मुहज़्ज़ब दुनिया, और 140 मुल्क जहाँ फांसी की सज़ा नहीं, ये सारे कहाँ थे जब बेगुनाहों को फांसियाँ लग रही थी? कहाँ गई थी मुहज़्ज़ब दुनिया जब बेगुनाहों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था? कहाँ गए थे वो सारे असूल, वो यूएनओ, वो क्रिमिनल कोर्ट और वो सारी इदारे या वो सारे लोग जिनके ज़मीर जागते हैं या ज़मीर धड़कते हैं या दिल धड़कते हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए? जब आप जो आप करोगे वो आपको भरना पड़ेगा। और अगर आज हसीना वाजिद को फांसी हो जाती है तो ये पूरे इस खित्ते में एक मैसेज होगा कि ये बेगुनाहों को फांसियां नहीं चढ़ानी चाहिए, जुल्म नहीं करने चाहिए। अच्छा, सुहेल साहब या रीमा, कौन जवाब देना चाहेगा? रीमा ही दे जी। सुहेल साहब ने हाथ खड़े कर दिए। मतलब इस पे क्या बात हो, मतलब मैं तो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल से एग्री नहीं करती कि अगर कोई कुछ गलत करता है तो उनके साथ भी उसी तरह करो। हम एक देखें, जब एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक ग्लोबल दुनिया का हिस्सा है, मेरा तो ख्याल है हमें जो बेहतर प्रेसिडेंट है उसको फॉलो करना चाहिए। जो पाकिस्तान में भी बात होती है ना कि कोई अगर जुर्म करे तो जब तक उन्हें चौकों पे लटकाया ना जाए तो जस्टिस नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इससे कुछ होता नहीं। इसको कहते हैं वेंजेंस, या आपने बदला। लेकिन एक अदालत का काम या एक रियासत का काम बदला लेना नहीं है, उसका काम है इंसाफ दिलाना। तो इंसाफ के 2-3 तकाजे हैं। जी भट्टी साहब, आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, आई अंडरस्टैंड आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंसाफ का मतलब होता है कि आपका फेयर ट्रायल आपको मिले और उसके बाद जो आपको सजा हो उसमें क्या है। अगर आपको लाइफ इन प्रिजन उनकी सजा हो जाती है, क्या वो जस्टिस नहीं होगा? मेरी नज़र में तो होगा। तो मैं उस बुनियादी प्रिंसिपल से एग्री नहीं करती कि जो बुरा करे उसके कोई राइट्स नहीं होते और मुहज़्ज़ब दुनिया कहाँ है। मेरा ख्याल है बांग्लादेश एक्ट कर सकता है एक मुहज़्ज़ब मुल्क के तौर पे, डेथ पेनल्टी अबॉलिश करके, मुख्तलिफ सजाएं जो हैं उनको कंसिडर करके। तो इसमें कानून और जस्टिस में भी बड़ा फर्क होता है। जब हम बात करते हैं जस्टिस की, इंसाफ की और कानून की, कानून तो फैक्ट है, राइट, बट इंसाफ सबके लिए अलग हो सकता है। आज भट्टी साहब आप कह रहे हैं कि सजाए मौत काफ़ी है, कोई लोग हों जो समझते हों कि शायद सजाए मौत भी काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ बदतर होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं ना लीना, ये डिबेट कि सजाए मौत अगर इससे ज़्यादा करना है तो फिर है कि चौक पे पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, लोग बुला के। तो इस तरह हर एक का इंसाफ होता है, हर एक का इंसाफ का तकाजा करना चाहिए। भट्टी साहब कुछ, और ये जो 140 ममालिक हैं, ये सिर्फ आपकी डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं है, बहुत से पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी अबॉलिश की। हमारे खित्ते में नेपाल है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे डेथ पेनल्टी नहीं होती। वैसे तो सुहेल साहब मेरे पहले वाले सवाल के जवाब में बता चुके हैं, लेकिन अगर कुछ कहना चाहें। नहीं, भट्टी साहब जिंदाबाद। भट्टी साहब, सुहेल साहब जिंदाबाद। जबरदस्त, ब्रेक जिंदाबाद। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। सो स्टे ट्यून्ड, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं।
वेलकम बैक। पाकिस्तान में ज़हनी बीमारियां, ज़हनी सेहत के मसाइल के ऊपर हम गाहे गाहे बात करते रहते हैं और इसी सिलसिले में आज इस कॉन्वर्सेशन को एक अगला गेयर लगाने की ज़रूरत है और एक कोशिश की जाएगी। ज़हनी मसाइल, मुख्तलिफ ज़हनी सेहत से मुतल्लिक आगही जैसे जैसे बढ़ रही है, वहाँ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमें मालूम हो कि जिस प्रैक्टिशनर के पास, जिस डॉक्टर के पास, जिस कंसल्टेंट के पास हम अपने जहन का बोझ हल्का करने के लिए जा रहे हैं, वो एक काबिल एतमाद और पुरतहफ़्फ़ुज़ माहौल में हमें ये सारी फैसिलिटी फ़राहम करे। इसके लिए हुकूमत ने क्या चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं, ये हमें कैसे इत्मीनान हो कि जहाँ हम जा रहे हैं, जिस डॉक्टर को, जिस कंसल्टेंट को हम दिखा रहे हैं, उसके ऊपर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एहसन कवी सिद्दीकी साहब, आप CEO हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इस अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिल्कुल एज अ ले पर्सन, अगर मैं किसी के पास जाती हूँ, कोई डॉक्टर, कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि ज़हनी सेहत से मुतल्लिक डील करता है, तो वो क्या चीज़ें हैं जिनको मुझे देखना चाहिए? क्या वो सर्टिफिकेशंस हैं जिनको मुझे देखना चाहिए कि मुझे पता हो कि ये जाली बंदा नहीं है, ये ऑथेंटिक बंदा है? अच्छा लीना, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं चाहूँगा कि इसमें जो आपका सवाल है इसको मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे दूँ तो उससे बेहतर हो जाएगा ये सवाल आपका। पर्सपेक्टिव ये है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं उसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन है और इस 240 मिलियन पॉपुलेशन में एस्टीमेटेड तकरीबन 25 मिलियन यानी 25 मिलियन जो है हमारे पास 2.5 करोड़ मेंटल हेल्थ के पेशेंट हैं या मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं। लेकिन अगर आप मैं वैसे बात करूँ तो मेरे ख्याल से पूरी पॉपुलेशन मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, क्योंकि अगर हम एंजाइटी और डिप्रेशन से स्टार्ट करते हैं तो कौन सा ऐसा शख्स है जो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो। इनको केयर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास सिर्फ 500 साइकेट्रिस्ट हैं तकरीबन पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क में 500 साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट जो कि क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करते प्रॉपर, उसके लिए हमारे पास एजेंसीज़ नहीं है। इसलिए ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट को बाहर के सर्टिफिकेशन एजेंसी से अपने सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ते हैं, ब्रिटिश, US और जगहों से करके, ताकि वो अपने आप को एलिजिबल कर सकें। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये जनरली खुद इटसेल्फ एक स्टिग्मा है, ये आपको पता है। लोग इसको डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में जब हम पढ़ते थे, उस ज़माने में इसको सिर्फ हम मेंटल डिसऑर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, पागल या नॉट पागल, पागल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, जिसने इसको स्टिग्मा बना दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि इसको कवर करने के लिए कई एक्ट मौजूद हैं। वो एक्ट जो है या कानून जो है वो 2013 में एक मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का एक्ट बना था, हमारा सिंध हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट बना था, लेकिन उन एक्ट के ऊपर कहीं भी की कोलैबोरेशन नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बने उसके ऊपर। अब इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है इस वजह जिसका आपने सवाल किया कि किसी के पास जाएं तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब आपका सवाल जो है वो सर्विस डिलीवरी से मुताल्लिक है कि सर्विस डिलीवरी के टाइम पे आप कैसे चेक करेंगे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है और रेगुलेटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि इसने सारे हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को जितनी भी हो, चाहे किसी किस्म की भी केयर प्रोवाइड करी, उसको रेगुलेट करना है, उसको लाइसेंस करना है, उसको रजिस्टर करना है। हमारा 3 स्टेज प्रोसीजर होता है। ये अगर आप समझ लेंगे तो आपकी बात का सवाल का मतलब खुद ब खुद आपको समझ में आएगा। पहली चीज़ ये है, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर का अस्पताल हो, चाहे वो किसी और चीज़ का अस्पताल हो, उसका या कोई क्लिनिक हो या छोटा अस्पताल हो, बड़ा अस्पताल हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, पहला काम उसका ये है कि वो आकर सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास अपने आप को रजिस्टर कराए। रजिस्टर कराने की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि वो अपने स्कोप को डिफ़ाइन करे। स्कोप से मतलब ये है कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, यानी वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये पहले उसको डिफ़ाइन करना है हमारे पास आके। जब वो अपना स्कोप डिफ़ाइन करता है तो उसके बाद हम उससे कहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि इस स्कोप के साथ आपके HR कौन सा है जो कॉम्पिटेंट हो आपके पास, ठीक है, आपके पास इक्विपमेंट कौन सा है जो इस स्कोप के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और आपके इस सर्विस में इस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपके पास। अगर उसके पास ये 3 चीज़ें अवेलेबल हैं और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंग टू स्कोप अवेलेबल हैं, तो हम उसको 2 चीज़ें देते हैं। एक हम उसको रजिस्टर करते हैं और दूसरा उसको हम प्रोविजनली लाइसेंस कर देते हैं, ठीक है, कि कम से कम जो कह रहा है वो कर रहा है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, सिंध में इस वक्त कितने इस तरह के प्रैक्टिशनर्स, क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मेंटल हेल्थ, और उसके ऊपर आप लोग जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, आप लोग मुतमईन हैं या आप लोगों के सामने भी कोई इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज आई हैं जिसके ऊपर आपने एक्शन लिया हो? देखें, डिस्क्रिपेंसीज बिल्कुल आती हैं, क्योंकि ग्रीवेंस भी जो है, जिसी पेशेंट को कोई ग्रीवेंस होगी वो हमारे पास ही आएगी। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट में ये उसका राइट है पेशेंट का कि वो हमें कंप्लेंट कर सकता है।
और उस कंप्लेंट की बाकायदा हेयरिंग होती है, नॉट फॉर ओनली मेंटल डिसऑर्डर, फॉर एनी टाइप ऑफ केयर। ये कंप्लेंट आपको किस तरह करते हैं? उसका तरीका ये होता है कि जब भी कोई किसी को शिकायत हो किसी केयर प्रोवाइडर से या हॉस्पिटल से, तो उसका तरीका ये कि पहले वो जाकर उस अस्पताल में कंप्लेंट करे, 1 महीना इंतज़ार करे, अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल जाता है तो कोई बात नहीं है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं मिलता है तो हमारे पास कंप्लेंट लेके आएगा जो मेंटेनेबल कंप्लेंट होगी। फिर हमारा एक पूरा प्रोसेस हियरिंग का शुरू होगा। कैसे रीच आउट करते हैं आपकी अथॉरिटी को? बाय पोस्ट, बाय मेल, बाय पर्सन, बाय एनीथिंग दे कैन कम। अच्छा, अब जो आपने सवाल किया कि हमने कितने इदारे, देखिए ऐसा है कि हमारा काम सिर्फ मेंटल हेल्थ से तो है नहीं, हमारा काम तो जो है वो बहुत से स्टेक होल्डर को, सारे हेल्थ केयर को करना है। यानी आप प्राइवेट सेक्टर में एक यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल हो, चाहे एक छोटा सा क्लिनिक हो, 10 से 12 हज़ार तो जनरल प्रैक्टिशनर हैं पाकिस्तान में, हमें उनको भी रजिस्टर करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हमने लाइसेंस करना है, ये 78 ईयर से बना हुआ है। 78 ईयर का पूरा एक उम्र है जो गुजार के सब चीज़ें बनी हैं। जो रेगुलेटरी बॉडी बनाई है गवर्नमेंट ने एक्ट के बाद, वो 2018 से ऑपरेशनल हुई है, तो अभी हम कर रहे हैं। जो मेंटल हेल्थ के जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, 2 टाइप के क्लिनिक होते हैं। एक क्लिनिक वहाँ होते हैं जहाँ केयर प्रोवाइड की जाती है, डॉक्टर है बैठा है, केयर प्रोवाइड कर, आउट पेशेंट है। एक होता है रिहैब सेंटर्स। अब रिहैब सेंटर के जब नाम आता है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फिर मल्टीपल स्टेक होल्डर आ जाते हैं, सिर्फ सिंध हेल्थ केयर कमीशन नहीं है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इवन एंटी नार्कोटिक फोर्स और मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जिसका अपना एक्ट है। ठीक है। तो अब सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने क्या किया कि इसके क्योंकि सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स बने हुए नहीं थे, तो हमने आज से 3 माह पहले सारे स्टेक होल्डर को, जिसमें एनजीओ सारी शामिल थी, उनको हमने जमा किया, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और उनसे हमने कहा कि अब आप मिलकर हमारे साथ स्टैंडर्ड बनाइए। उसमें साइकेट्रिस्ट भी थे। रीमा, जब ये स्टैंडर्ड बन जाएंगे तो ये सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड है। इसमें क्या होगा कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि किसी भी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में इसकी कुछ चीज़ें जनरल है जो आप समझ जाएंगी। एक्सेस टू केयर कैसे होगा, असेसमेंट ऑफ पेशेंट कैसे होगी, केयर ऑफ पेशेंट कैसे होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह मैनेज होगी, कंटिन्यूम ऑफ केयर यानी केयर आगे तक कैसे जाएगी, इन्फॉर्म कंसेंट किस तरह से लिया जाएगा, ये सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड के पार्ट होते हैं जो पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और पेशेंट को सेफ केयर प्रोवाइड करते हैं। वरना हमारा, आपको एक छोटा सा डेटा बताऊं, जनरली स्पीकिंग इस वक्त दुनिया में अनसेफ केयर इज़ द 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। अच्छा, मैं ख़ास तौर पर जब मैं सिंगल आउट कर रही हूँ मेंटल हेल्थ को, इसलिए क्योंकि एक तो वैसे ही जनरली सारी सर्विसेज के लिए रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मरीज़ इस वनरेबल स्टेट में जाते हैं डॉक्टर के पास, जहाँ पर वो बड़े हसास भी होते हैं, कई दफ़ा वो ससेप्टेबल होते हैं बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने को भी, बड़े नाजुक जहनी हालत में होते हैं। ऐसे में अगर कोई गलत बंदा उनके सामने या गलत एडवाइस उनको डॉक्टर दे दे तो वो गलत तरीके से मुतासर हो सकते हैं और उसके हमने देखा है कॉन्सिक्वेंसेस कई दफ़ा जानलेवा भी हो सकते हैं। इस सब के लिए आपकी अथॉरिटी क्या कर रही है? क्या मेंटल हेल्थ के ऊपर खुसूसी आप लोगों की तवज्जो है और उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? हमने सबसे पहला काम ये किया है कि सारे स्टेक होल्डर को जमा किया। ठीक है। कि इस पर हमने मिलकर काम करना। ठीक है। ताकि जो हमारी क्रॉस बॉर्डर जो हमारी जो ओवरलैपिंग है उसको हम सही कर सकें, स्टैंडर्ड को डेवलप करें। स्टैंडर्ड डेवलप है, इंटरनेशनल डेवलप है, लेकिन हमें उसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में डेवलप करना है। ठीक है। देखिए, जो दूसरी बात आप देखिए, इसमें सबसे पहली बात अलीना ये है कि आप ये देखिए ना कि आपको मैंने शुरू में कहा कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए 500 डॉक्टर अवेलेबल हैं, तो इसमें क्वैकरी तो होगी ना। क्वैकरी से मतलब है कोई, तो आप लोग उसके ऊपर क्रैकडाउन करते हैं? बिल्कुल क्रैकडाउन करते हैं। और हमारा काम है सज़ा उसमें होती है कि अगर कोई अनक्वालिफाइड है वो करे तो उसके क्लिनिक को सील किया जाता है। उसके ऊपर पेनल्टी, उसकी हेयरिंग होती है, उसके ऊपर बाकायदा पेनल्टी लगाई जाती है, और अगर वो क्वैक है वाकई तो उसके खिलाफ FIR भी होती है। अच्छा, आपके पास ऐसे कोई केसेस आए, मिसाल दे सकते हैं? बहुत केसेस हैं। मिसाल से मतलब मैं नाम से तो मिसाल नहीं दे सकता, मतलब मल्टीपल केस आते हैं। जनरली बता दें कि कितने केसेस आए हैं, कुछ अगर नंबर्स हैं आपके पास? फॉर द मेंटल हेल्थ, फॉर द मेंटल, आई डोंट हैव नंबर फॉर द मेंटल हेल्थ, लेकिन ये जनरली हमारे पास ये काम ऑनगोइंग चल रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ऐसे आप समझ जाएंगे सवाल के जवाब में कि अगर एक तो हो गया क्वैक, प्योर क्वैक जो कि मेंटल हेल्थ प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है। एक ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर तो था लेकिन उसके स्कोप में वो केयर प्रोवाइड करना शामिल नहीं था जो वो प्रोवाइड कर रहा था। इसको हम कहते हैं बियॉन्ड स्कोप सर्विस। इसको भी हम देखते हैं। अच्छा। जी, मिसाल के तौर पे हर डॉक्टर को अपनी क्वालिफिकेशन को PMDC से रजिस्टर कराना होता है। तो अगर किसी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन PMDC से रजिस्टर नहीं है तो वो इस बात का एलिजिबल नहीं है कि वो वाली केयर प्रोवाइड करे, तो वो भी हम पकड़ते हैं। ठीक है। मरीजों के लिए इसे मैसेज क्या है? मरीजों के लिए मैसेज इसमें यह है कि वो अपनी केयर जगह को सेलेक्ट करने के वक्त 2-3 चीज़ों का ख्याल करें। एक तो ये देख लें प्लीज़ कि वो मुस्तनद डॉक्टर चला रहा है। आप उस डॉक्टर के नाम को PMDC के वेबसाइट पे जाकर उसकी क्रेडेंशियल्स को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? कि मेंटल डिसऑर्डर जो है क्रॉनिक डिजीज़ है, तो ये लंबे अरसे चलती है। तो ये सब चीज़ें, आपको कोई अक्यूट इलनेस नहीं कि आप आज गए ठीक होकर घर आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर अब जो हमारा काम है जिसको अब हमने शुरू किया हुआ है,
उसमें एक तो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, क्रैकडाउन है, रजिस्ट्रेशन है एंड लाइसेंसिंग है। ठीक है, लाइसेंसिंग लेकिन जब शुरू होगी जब स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे। अभी स्टैंडर्ड्स आप कह रहे हैं 3 महीने से बना रहे हैं आप? हमने तकरीबन उसका ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमने कब तक हो जाएगा कंप्लीट तक ऑलमोस्ट कंप्लीट, सिर्फ उसको गवर्नमेंट से नोटिफाई कराना है हमने। ठीक है। होता क्या है अलीना कि ये स्टैंडर्ड सबके पास अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, हमने सबको जमा किया, जिसमें एनजीओ सारी शामिल थी, और उनको जमा करके हमने एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहा कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट आ जाए सबका, ताकि सब उसको ओन कर सकें। ठीक है। जब ओन करेंगे तो उसकी तो फिर ये जब स्टैंडर्ड्स लागू हो जाएंगे, कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं कब से लागू? हाँ, स्टैंडर्ड्स तो लागू जिस दिन से गजट नोटिफाई होंगे लागू हो जाएंगे, बिल्कुल लागू। जिस दिन से गजट नोटिफाई गवर्नमेंट करेगी उसको समझिए कि 2-3 महीने की बात है। अच्छा, लेकिन उसके बाद जब वो नोटिफाई हो जाएंगे फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। एग्जैक्टली, मैं आपसे ये पूछ रही हूं, फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, उसके लिए तैयारी पूरी है आपकी? जी, हमारे पास तैयारी पूरी, टीम है, ट्रेन है माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक और जाविया, वक्त ज़रा कम रह गए, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे, खासकर टिकटॉक, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपने आप को काउंसलर्स कहते हैं और उनके पास बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस भी होती हैं। क्या इस चीज़ को भी आप चेक करें और स्टैंडर्ड्स का हिस्सा है या नहीं? देखें, इस वक्त सबसे बड़ा जो क्वैकरी का मीडिया है वो सोशल मीडिया है। मेंटल हेल्थ हो या कोई भी डिसऑर्डर हो, ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बहुत मिसगाइड किया जा रहा है, और इसमें मैं समझता हूँ कि साइबर क्राइम वालों का भी रोल होना चाहिए, इसमें और भी होना चाहिए। ये सोचा है आपने स्टैंडर्ड्स के अंदर डाला है? बिल्कुल, कि उसके अंदर डाला कि उसको कैसे करेंगे, डिजिटल पार्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन उसकी सजाएं ज़्यादा हम मुकर्रर नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसको पीका दूसरी चीज़ें आ जाती हैं सोशल मीडिया। लेकिन ये जो आप स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं उसके अंदर ये शामिल होगा, क्योंकि रेगुलेशन तो आपकी अथॉरिटी के अंदर ही आएगा। बिल्कुल, रेगुलेशन से बेहतर लफ्ज़ है सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और पैगाम यही है कि जब भी आप किसी मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, काउंसलर, डॉक्टर के पास जाएं तो ना सिर्फ आप खुद चेक किया करें कि उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, इसमें एहतियात बरता करें, बल्कि अब आपके पास एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। सिल्ड हेल्थ केयर कमीशन के पास आप जा सकते हैं, उनकी गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको शक शुबा है तो फिर इनकी रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं और कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।